Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Learning Program channel. So students, today lecture is about the functionalism. Functionalism is the school of thought. It is important question for the paper point of view, and the founder of the functionalism is the William James. Students, William James का नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा साइकोलॉजी में. अगर नहीं सुना होगा तो इसे अच्छे से याद कर लें बिकॉज इट इज़ द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म और इनकी बहुत इम्पोर्टेंट जो सी है प्रोग्रेस है हमारी साइकोलॉजी में. लाइक द स्ट्रक्चरलिज्म. सो स्टूडेंट, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म बोथ आर इम्पोर्टेंट. अगर आपके पास वॉलंटिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म इनमें से कोई एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है. अगर ये ना आए तो इन तीनों में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं. तो आप लोगों ने इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है. वॉलंटिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म के जो लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं. उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और फंक्शनलिज्म का आपने यहाँ से लर्न करना है. सो स्टूडेंट्स, अगर कोई चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि न्यू स्कूल ऑफ थॉट हम इकट्ठे से लर्न कर सकें. और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर करें. फंक्शनलिज्म का बेसिकली अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फंक्शनलिज्म क्या कहते हैं, इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है. सो स्टूडेंट, फंक्शनलिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको रिव्यू करवाती हूँ स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म वाले बेस करते थे कॉन्शियसनेस पे, फंक्शनलिज्म वाले भी बेस करते हैं कॉन्शियसनेस पे. स्ट्रक्चरलिज्म वाले बेस करते थे कॉन्शियसनेस एंड इट्स पर जो से इसके बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक उसके स्ट्रक्चर है, वो उसके स्ट्रक्चर पे बेसिक पे फोकस करते थे. बट फंक्शनलिज्म वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं और बेसिक फंक्शन पे काम करते हैं ऑफ द कॉन्शियसनेस. दोनों काम कॉन्शियसनेस पे ही कर रहे हैं. और कॉन्शियसनेस इज अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड. इस वक्त जो आपके माइंड में चीजें हैं दैट इज योर कॉन्शियस लेवल. आपके माइंड का जो प्रेजेंट स्टेट होती है वो आपके कॉन्शियस लेवल होता है. अगर उस कॉन्शियस लेवल के फंक्शन पे कोई बात करता है तो हम कहते हैं ये फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिस्ट पर्सन है. और अगर कोई उस कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर पे ओनली बात करता है हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सन है. स्टूडेंट्स, ये इसमें बेसिक डिफरेंट है. इसकी डेफिनेशन आप देख लें. बिलीफ ऑफ द साइकोलॉजी शुड बी इन्वेस्टिगेट द फंक्शन या पर्पस. फंक्शन और पर्पस दोनों एक ही चीजें होती हैं. अगर कॉन्शियसनेस के फंक्शन या पर्पस पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनलिज्म रेदर देन इट्स स्ट्रक्चर. मतलब इसके स्ट्रक्चर को छोड़कर अगर इसके फंक्शन और पर्पस पे आप काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द फंक्शनलिज्म. फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट बनता है स्कूल ऑफ थॉट का. उसमें बहुत ही छोटा छोटा हम लेते हैं, हर स्कूल ऑफ थॉट को इन टच करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है. इतनी बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है. आपने सिर्फ यहाँ से 5 मिनट तक की वीडियो को अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद आपके पास फंक्शनलिज्म का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. और जो सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर को फुल अंडरस्टैंड करें क्योंकि उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. सो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, ये जरूर डार्विन की थ्योरी, उनके लिए मैंने ये डार्विन की थ्योरी इंक्लूड की है. नेचुरल सिलेक्शन क्या है? सो स्टूडेंट, नेचुरल सिलेक्शन होता है आपकी नेचर आपको सिलेक्ट करे. अब नेचर आपको कैसे सिलेक्ट करती है? हमारी साइंस कहती है कि इंसान ऐसे पैदा नहीं हुए, जबकि हमारा रिलीजन हमें कहता है कि इंसान को अल्लाह पाक ने इसी सूरत में पैदा किया है. हमारा रिलीजन हमें कुछ और कॉन्सेप्ट देता है और हमारी साइंस कुछ और कॉन्सेप्ट देती है. अब बात आती है कि साइंस की क्या कॉन्सेप्ट देती है. बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन को जो सा है अराइज करने वाले या प्रपोज करने वाले डार्विन थे और डार्विन इज द यूरोपियन पर्सन. यूरोपियन पर्सन के जो रिलीजन्स हैं वो मुस्लिम पीरियड्स जैसे नहीं है. सो स्टूडेंट्स, ये कहते थे नेचुरल सिलेक्शन वो करेक्टर से, वो खुसूसियात है जो आपको प्रोवाइड करती है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल रहने के लिए, या उससे अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो जाए. अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ये डेफिनेशन खुद अंडरस्टैंड हो जाएगी. देखिए, फॉर एग्जांपल आपके घर में ना रैट आ गए हैं. रैट अगर आ गए हैं, अब आप उन्हें क्या करेंगे? आप उन्हें मारने की कोशिश करेंगे. मारने के लिए आप उनके लिए कोई ना कोई केमिकल लाएंगे या कोई ना कोई उसके मेडिसिन लाएंगे कि वो मर जाए. आप वो मेडिसिन लगा के एप्पल में रख देंगे, ऑरेंज पे रख देंगे, किसी भी फ्रूट पे लगा के वो मेडिसिन रख देंगे. पाउडर मिलता है स्पेशली उनका. तो वो अगर आप किसी फ्रूट पे लगा के पाउडर रख देंगे, अब वो जो से रैट होंगे वो उन्हें खाएंगे और आपको पता चलेगा कि उनकी डेथ रेट आनी शुरू हो गई है. लेकिन उस जनरेशन में से कोई एक रैट ऐसा
हुआ, जिन्होंने वो पाउडर खा लिया और फिर भी वो सर्वाइवल कर गया है, और वो फिर क्या करेगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी जब वो कैरेक्टरिस्टिक जो उसने पाउडर खाने के बाद भी सर्वाइवल का ये उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया कि वो अपना जहर खाने के बावजूद सर्वाइव कर रहा है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी फुल जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि उस रैट ने उस जो सा पाउडर को सिलेक्ट कर लिया, नेचर ने उसे सिलेक्ट कर लिया है। ये होती है नेचुरल सिलेक्शन, कि आप किसी चीज की वजह से, एक चीज आपको खतरे में डाल रही है और आप उसकी वजह से जिंदा रह रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं आप उस चीज को बर्दाश्त करके, और आपकी वो बर्दाश्त आपकी नस्लों में स्टार्ट हो जाती है और आपकी नेचर आपको सिलेक्ट कर देती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसकी आपको एग्जांपल इसीलिए दी है कि नेचुरल सिलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं स्टूडेंट्स को होती कि नेचुरल सिलेक्शन क्या, नेचर हमें सिलेक्ट, हर बंदे को ही नेचर सिलेक्ट कर दिया, नहीं। बाज़ दफा नेचर हमें उस मुश्किल वक्त में से गुजार के जब निकालती है, फिर हमें उस मुश्किल वक्त के शिद्दत का अंदाजा ही नहीं होता कि भाई वो उस तकलीफ की वो शिद्दत ही नहीं हमें रहती कि ये तकलीफ इतनी बड़ी है। हम कहते हैं इसमें से हम गुजर आए हैं, अब ये दोबारा आ भी जाती है तो हम इसमें से पास आउट हो जाएंगे क्योंकि हम सर्वाइवल कर चुके हैं उस प्रॉब्लम से। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर का इतना जो सा लेक्चर है, बहुत है, वो यहाँ तक अंडरस्टैंड करें। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स करना चाहता है फुल लेक्चर अंडरस्टैंड, एज यू विश, यू कैन बी लर्न इट। स्टूडेंट्स आ जाती हैं फंक्शनलिज्म के से पहले वो हमें स्टेजेस देते हैं, 4 स्टेजेस देते हैं, मॉरल एंड मेंटल फिलोसफर। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स याद हो, ये हमें एक्चुअली ग्रीक फिलोसफर से स्टडी को लर्न करवा रहे हैं। ये स्टेजेस फंक्शनलिज्म की स्टेजेस नहीं है, ये स्टेजेस तो हमारी ग्रीक फिलोसफर से स्टार्ट हो रही हैं। देखें 1640 से स्टेज स्टार्ट हुई थी, 1776 तक ये स्टेज रही। अब इस पीरियड में क्या होता था, ग्रीक फिलोसफर मोरल बातें करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मोरल एंड मेंटल फिलोसफी देते थे, वो कोई ना कोई फिजिक्स देते थे, कोई ना कोई एक कंपोनेंट दे देते थे। दैट इज द मोरल एंड मेंटल फिलोसफर। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है इंटेलेक्चुअल फिलोसफर। इंटेलेक्चुअल 1776 से 1886 के दरमियान थी। ये फिलोसफर जो से थे वो सेपरेट करते थे डिसिप्लिन्स को, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम अगेंस्ट उन फिलोसफर्स के अगेंस्ट हैं जो कि मोरल बातें करते हैं। वो कह रहे हैं हमें इंटेलेक्चुअल, हमें सेल्फ पे काम करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल पे काम, हर बंदे की एक अपनी अथॉरिटी होती है। ये वो फिलोसफर थे जो इंटेलेक्चुअल, हमारी माइंड से रिलेटेड हमें फिलोसफी देकर गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज नंबर 3 आई थी द यूएसए रिनाइसेंस पीरियड। रिनाइसेंस पीरियड आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया स्टूडेंट्स, इसको लर्न नहीं करना, सिर्फ आप इसको इनकोड कर लें कि आपके पास ये लाइफ पीरियड जो है कि गुजर के आ चुके हैं फंक्शनलिज्म तक। 4th वन पे आपके पास फंक्शनलिज्म आता है। उससे पहले ये 3 पीरियड आए थे, हमने फंक्शनलिज्म को, यूएसए के फंक्शनलिज्म को अंडरस्टैंड करना है। आपने इन चीजों को बिल्कुल लर्न नहीं करना अंदर से, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ग्रीक फिलोसफर वन बाय वन आए हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये जरूर लर्न करनी है। ये आई थिंक सो 8 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फंक्शनलिज्म कहते हैं कि हमें उन एलिमेंट्स को सर्च करना चाहिए जो कॉन्शियसनेस होते हैं, मतलब कि हमें उसके स्ट्रक्चर पे इंगेज रहते हुए उसके एलिमेंट्स को कॉन्शियसनेस के पे पहले सर्च आउट करें। फिर फंक्शनलिज्म चाहते हैं कि हमें उसके फंक्शन, जो हमारे माइंड के फंक्शन है उसको, अब याद रखिए यहाँ पे एक पजल हो जाते हैं बच्चे, ब्रेन एंड माइंड। स्टूडेंट, ब्रेन इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड इज नॉट फिजिकल पार्ट ऑफ योर बॉडी। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ओके, ये आपके पास डिफरेंस आता है ब्रेन एंड माइंड का। याद रखिए, बच्चों से पूछा जाता है ब्रेन क्या है तो वो कहते हैं माइंड, माइंड क्या है तो वो कहते हैं वो ब्रेन है। ये कोई लॉजिकली क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, आप लोगों ने क्वेश्चंस को परफेक्टली आंसर देना है कि आपकी कौन सी चीज आप इससे टच कर सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल पार्ट, और जिसे आप टच, माइंड को आप टच नहीं कर सकते, दैट इज नॉट फिजिकल पार्ट। ठीक है, मटेरियलिस्टिक है ये। वो कहते हैं हमें फंक्शन पे अंडरस्टैंड करना चाहिए, किसी भी चीज के माइंड के फंक्शन पे अंडरस्टैंड करना है, हमें बिलीव करना है कि मेंटल प्रोसेस क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद फंक्शनलिस्टिक जो से हैं वो प्रैक्टिकल साइंस कहते हैं। वो कहते हैं ये प्योर साइंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइंस है, इसलिए हमें इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी इंसान की लाइफ, एजुकेशन, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते रहना चाहिए, बिकॉज साइंस जो सी है वो प्रोग्रेस कर रही है। फंक्शनलिस्टिक कहते हैं कि हम साइकोलॉजी में हमारे पास जो रिसर्च आती है
वो एनिमल्स पे, बच्चों पे और जो उनसे हैं एबनॉर्मल्स ह्यूमन बींग्स, इन पे अवॉइड करना चाहिए, इन लोगों पे नहीं करनी चाहिए रिसर्च, क्योंकि ये भी जो है लिविंग थिंग्स हैं, इन पे अवॉइड करें। एक हेल्थी पर्सन लें, उस पर रिसर्च करें। मोस्टली क्या जाता है, जो एबनॉर्मल हमारे पास पर्सन आते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके ऊपर अप्लाई करते हैं ये अपनी रिसर्चेस और फिर उनसे रिजल्ट्स लेते हैं। दैट इज़ अ वेरी नॉन रूल ऑफ द एथिकल्स, के आप एक रूल्स के अगेंस्ट जाके वो काम कर रहे हैं। एनिमल्स एंड चाइल्ड्स पे भी ये काम नहीं करना चाहिए। फंक्शन लिस्टिंग वाले इंटरेस्ट करते हैं वाई पे, फंक्शन पे काम करना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वाई, कि मेंटल प्रोसेस वाई क्यों है, क्या है, इन सब चीज़ों को क्वेश्चंस के माइंड में अराइज होते हैं, और वाई से आपके पास फंक्शन लिस्टिंग वाले कहते हैं आंसर आते हैं। फंक्शन लिस्टिंग वाले मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर दोनों पे इम्पोर्टेंस देते हैं, दोनों मैटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा इनके इंटरेस्ट है कि ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। अगर हम देखें तो वो मिले बने हुए सिमिलर हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म की थिंकिंग, थॉट एंड स्ट्रक्चर, सब चीज़ें स्ट्रक्चर नहीं बल्कि उनके फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं और स्ट्रक्चर सिमिलर हैं। ऑल फंक्शन लिस्टिंग जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि वो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। याद रखिए जेम्स जो था वो इम्प्रेस था डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे। उसने कहा हर पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस जरूर कर रहा होता है डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, कि इंसान वाकई। अगर आप किसी पॉइंट तक देखें तो कुछ ना कुछ तक ये बात सही है कि वाकई ही नेचर हमें सिलेक्ट करती है तो हम सर्वाइवर रहते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ही ना वो कर सकें ट्रबल, तो हम कैसे अगली लाइफ में सर्वाइवर रहेंगे। विलियम जेम्स की पर्सनल लाइफ की तरफ आ जाते हैं कि विलियम जेम्स की पर्सनल लाइफ क्या थी। विलियम जेम्स का कहा जाता है कि ये 11 जनवरी न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे। इनके ब्रदर थे हेनरी, 15 मंथ का इनमें गैप था, और उसके बाद इनके जो उनसे फादर के बारे में बताया जाता है वो एडोलेसेंस की एज में ही उनकी लेग्स एक्सीडेंट में लॉस हो गई थी। तो इनकी जो उनसी स्टडी की है वो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी द टाइटल एंड द सीक्रेट ऑफ द स्विंगिंग ब्लॉन्ग एंड द हेनरी जेम्स जो था वो इंडिपेंडेंट था, क्योंकि उसके चाइल्डहुड में उसे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। आफ्टर इनरोलिंग द जेम्स इस प्राइवेट स्कूल में इसने स्टडी की। उसके बाद इनके फादर ने डिसाइड किया कि यूरोप में इनकी स्टडी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सो ये इन्होंने स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, इंग्लैंड, इन 4 कंट्रीज में जाके इन्होंने अपनी जो सी है एजुकेशन कंप्लीट की। और इनके लाइफस्टाइल बहुत जॉर्नी वाला था, ट्रैवलिंग की इन्होंने, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवलिंग करके इन्होंने अपनी जो सी है लाइफ एजुकेशन लाइफ वो कंप्लीट की। जेम्स का अगर देखें कि पहले केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, उसके बाद ये फिजिक्स के स्टूडेंट चले गए, उसके बाद इनका इंटरेस्ट मेडिकल साइड पे आया और ये मेडिकल स्कूल में इनकी एंट्रेंस हुई और वहाँ पे इन्होंने स्मॉल पॉक्स इस तरह की डिजीजेस पे काम किया और उसके बाद ये साइकोलॉजी के अंदर एंटर हो गए। जेम्स के क्राइसिस भी हैं स्टूडेंट। जेम्स क्राइसिस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये बुक से अगर रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मेडिकल डिग्री इन्होंने ली थी वहाँ थे हार्वर्ड से 1869 में, और उस टाइम इनकी एज 27 थी। जेम्स की क्राइसिस में आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जेम्स की जो हेल्थ थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई। हेल्थ की ख़राब होने की वजह से ये डीपली डिप्रेस रहने लग गए। डिप्रेस होने की वजह से जितनी अच्छी इन्होंने स्टडी एजुकेशन ली हुई थी उस लिहाज से ये अपना वर्क नहीं कंटिन्यू रख सके, इसलिए ये डिप्रेस रहना शुरू हो गए। जर्मन के मेटेरियलिस्टिक फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी में वालों से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते थे। ये डार्विन की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते थे, उनकी नेचुरल सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि डार्विन ने अपने आप को एक ऐसे लिखा और रीड आउट किया, फ्रीविल और ये ऐसे जो सा था वो चार्ल्स का ऐसे था फ्रीविल। उसने वहाँ रीड करके उसने अपने आप को एक नई जिंदगी की तरफ रुख दिया। उसने कहा कि उसने उस डिप्रेशन वाली लाइफ से निकल के एक नॉर्मल लाइफ की तरफ मूव आउट की। उसने कहा कि इंसान की जो जिंदगी है वो क्राइसिस में बेशक गुजरती है, लेकिन अब मैं वो पर्सन हूँ जो इन क्राइसिस से गुजर चुका हूँ और मैं एक ईजी पर्सन बन चुका हूँ और कोई भी रीजन मुझे रोक नहीं सकती। मैं एक फ्री विल पर्सन हूँ, मतलब एक ऐसे से
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के डिफरेंस इसने स्ट्रीम्स दिए थे। इसने कहा कॉन्शियसनेस एक पर्सनल चीज़ है। पर्सनल कैसे है कि आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, हर पर्सन की अपनी अलग से थॉट होती हैं, अलग से उसकी थिंकिंग होती है, तो हर पर्सन की कॉन्शियसनेस पर्सनल हुई। तो कॉन्टिनेंट एंड कैन नॉट बी डिवाइड। देखिए बिल्कुल कॉन्शियसनेस कॉन्टिनेंट होती है। आपकी जो थॉट है, आप जो सोच रहे हैं वो कंटिन्यू आप सोचते रहते हैं, लेकिन आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। कॉन्शियसनेस कॉन्स्टेंटली चेंज भी होती है। देखिए आप एक बात, इवन कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी थॉट है, वो भी टाइम के टाइम चेंज हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कॉन्शियसनेस इज कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, बिकॉज इट इज द चेंज ऑफ योर इन्वायरमेंट, चेंज ऑफ योर एज, चेंज ऑफ योर इंडिविजुअल्स। इन पर्सनस के, इन लोगों की वजह से, आपके इन्वायरमेंट की वजह से आपकी थिंकिंग चेंज होती है। इसलिए कहते हैं कॉन्शियसनेस जो वो भी चेंज होती रहती है। कॉन्शियसनेस सिलेक्टिव भी होती है। देखिए आप एट अ टाइम दो चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन किसी एक चीज़ पे आपके अटेंशन ज़्यादा होने की वजह से एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज अ सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इज अ फंक्शनल होते हैं, क्योंकि इसके फंक्शन भी होते हैं। आप इनको द सेल्फ। जेम्स के अकॉर्डिंग टू सेल्फ के कॉन्सेप्ट वो कहता है कि जो ईगो होती है, ईगो वो डिसीजन मेकिंग होती है जो आप अपने आप को बचाने के लिए उस किसी और चीज का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं हर इंसान अपनी ईगो को अवेयरनेस होता है, वो अपने एम्पेरिकल सेल्फ को जानता है। एम्पेरिकल सेल्फ क्या होता है अकॉर्डिंग टू जेम्स? ये कहता है हर इंसान जो सा है अपने बारे में फुली अंडरस्टैंड होता है। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ सेल्फ एनालिसिस का, ये वही बात है सेल्फ एनालिसिस, कि हर इंसान को अपना एनालिसिस जरूर करना चाहिए। जरूर उसे पता होना चाहिए उसकी जिंदगी किस मकसद की बुनियाद पर गुजर रही है, वो क्या कर रहा है, वो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे और वो कैसा पर्सन है। एम्पिरिकल सेल्फ कंसिस्ट करता है मटेरियल सेल्फ, आपके मटेरियल पे, आपकी सोशल लाइफ पे एंड आपकी स्पिरिट पे। बिल्कुल आपकी अगर स्पिरिट गुड होगी तब भी आपकी जो सी है सेल्फ अच्छी होगी, अगर आपकी बैड होगी तब भी आपकी सेल्फ बुरी होगी। या आपकी स्पिरिट्स पे काम करती है। आपकी सोसाइटी आपकी सेल्फ को बहुत डिटरमाइन करती है, आपके मटेरियल डिपेंड करता है। सेल्फ स्टीम के बारे में क्या कहा अकॉर्डिंग टू जेम्स? जेम्स कहता है हर पर्सन जो है अपने बारे में एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने की रेशो रखता है। अगर हम सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए उन्होंने बताया कि जो सेल्फ स्टीम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सक्सेस के। अगर आपकी सेल्फ स्टीम हाई है, आपकी सक्सेस आपकी हाई होने की वजह से आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी। अगर आपकी प्रीटेंशन हाई हो गई तो आपकी सेल्फ स्टीम लो होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि अगर आपका अपने ऊपर डाउट होगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपकी सेल्फ स्टीम डाउन होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी सक्सेस होगी, अगर आपको यकीन होगा अपने ऊपर कि मैं ये काम कर लूंगा, तो आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी। ये जो सेल्फ स्टीम है सक्सेसफुल लाइफ के डायरेक्ट रिलेशन बनाती है। मतलब सेल्फ स्टीम तब इंक्रीज होगी जब सक्सेसफुल लाइफ आपकी होगी। और जो प्री टेंशन है इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब प्री टेंशन अगर ज्यादा होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ स्टीम हो जाएगी। इमोशंस आपके पास आते हैं जेम्स की थ्योरी में। आपके पास जेम्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट दी थी थ्योरी ऑफ इमोशन। एक्चुअली ये अकेले जेम्स की थ्योरी नहीं है, ये जेम्स एंड लैंग टू पर्सन्स हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी, बट इसे जेम्स के नाम से बहुत फेमस है बिकॉज इट इज़ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द जेम्स। जेम्स ने कहा था कोई भी स्टिमुलस हमारे पास आता है तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है। फिजियोलॉजिकल अराउजल मतलब कि हमारा ऑटोमेटिकल अराउजल आता है, हम चीखना स्टार्ट कर देते हैं और तब हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमें फेयर हो रहा है। अब नीचे आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी, उसमें कॉमन सेंस बताया आई ट्रम्बल बिकॉज आई फील अफेयर्ड। ओके, मैं तब कांपा जब मुझे खौफ महसूस हुआ। लेकिन जेम्स क्या कहता है? जेम्स कहता है मैं तब खौफजदा हुआ क्योंकि मैं कांप रहा था। मतलब उसका फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले अराउजल हो गया और उसने इंटरप्रेट बाद में किया कि मैं ट्रम्बलिंग कर रहा हूँ। ये इसकी इमोशन थी। फ्री विल की बात करते हैं। जेम्स ने कहा कि फ्री विल हमें कंट्रोवर्शियल नहीं है, हमारे हर पर्सन की एक पोजीशन होती है जिसके अंदर वो कंफर्टेबल होता है। इसने कहा कोई भी एग्जेप्शन उसके हम साइंस की डिटर्मिनेशन से नहीं नोट कर सकते या इम्पॉसिबल नहीं कर सकते जब तक हम उसके अज्यूम ना कर लें उस साइंस को डिटरमाइन करने के लिए। देखिए अगर आप एक स्टेट में कंफर्टेबल नहीं हैं, एक पोजीशन पे कंफर्टेबल, तो आप फ्री विल नहीं है। अगर आप अपने आप को इतना बाउंड कर रहे हैं, अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप चाहे भी वो साइंस की किसी फील्ड में क्यों ना हो, आप किसी काम में हो, लेकिन वो आप फ्री
विल नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए सेल्फ फ्री विल वो पर्सन होता है जो अपनी उस स्टेट में, अपनी उस पोजीशन में कंफर्टेबल हो। लाइक मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इंटरेस्ट के साथ कोई डिफिकल्ट काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे सुकून है बिकॉज इट इज़ योर इंटरेस्ट, तो आप उस लाइफ को कहोगे मेरी फ्री विल लाइफ है। लेकिन अगर आपको कोई ज़बरदस्ती काम दे दिया जाता है कि ये काम करें और आप उसको अनकंफर्टेबल होकर काम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट योर फ्री विल। साइंस हाउ इज नॉट एवरीथिंग अप्रोच टू स्टडी द ह्यूमन की हर अप्रोच को स्टडी नहीं कर सकी साइंस, इसलिए उसने कि हमें फ्री विल रहने के लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट जेम्स ने एनालाइज किया था वॉलेंट्री बिहेवियर। वॉलेंट्री वो बिहेवियर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो बिहेवियर हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट थ्योरी एक आती है, इडोमोटर थ्योरी ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू जेम्स कहता है वो बिहेवियर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिहेवियर से, उसे कंट्रोलिंग ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। वो आइडियाज़ देखिए, कुछ आइडियाज़ हम अपने बिहेवियर से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कहते हैं IMT थ्योरी के IM थ्योरी, इसको इडोमेट्रो थ्योरी, इसको जो हम अपने मोटर्स, अपने बिहेवियर्स के थ्रू जिन आइडियाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक देखें, एक कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई हमें स्लैप लगाता है तो हमें एकदम से हम एंग्री हो जाते हैं, और कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी टीचर हमें हमारी इंसल्ट करती है तो हम वहाँ पे कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाते हैं बिकॉज ही आर शी इज माई टीचर। तो आप रिस्पेक्ट के उसमें उस टाइम खामोश हो जाते हैं। वो बिहेवियर जो आप कंट्रोल कर लेते हैं, दैट इज IM थ्योरी। प्रैग्मेटिज्म जो सा है, ये वो बिलीव है जिसमें यूजफुलनेस इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द आइडिया। आपका वो आइडिया जो आपकी डिटरमाइंस पे वैलिड आता हो। जो प्रैग्मेटिज्म वाले पर्सन्स हैं वो बिलीव रखते हैं कि वो चीज़ें बेस्ट क्राइटेरिया में होती हैं जो आपके आइडियाज़ को वैलिड करते हो। वैलिड क्या होता है? जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई जाए वो उस चीज़ पे पूरा उतर जाए। सो स्टूडेंट्स, ये इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से आई थिंक सो आपको फंक्शनलिज्म बेस्ट से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू पता चले, आपको कौन सी चीज़ें अच्छे से लर्न हो रही है। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैम ने हमें जो है डार्विन की थेरीज या ये बीच में से एक दो चैप्टर जो स्किप करवाए हैं, स्टूडेंट्स उनके स्किप करवाने की रीज़न यही है कि आप लोगों के बेसिक जो से हैं स्कूल ऑफ थॉट वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और जो उनमें कॉन्सेप्ट हैं वो आपने अभी और साइकोलॉजी की फील्ड्स में अंडरस्टैंड करनी है, इसलिए उनके आपका कोई भी ड्रॉप नहीं होगा कॉन्सेप्ट। वो हम अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते भी हुए तो वो हम बाद में अंडरस्टैंड कर लेंगे। बेसिक हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट है हमने वो 1 by 1 वो अंडरस्टैंड करने हैं। सो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।